और अब यार मामला थोड़ा सीरियस हो गया है। यही काम आप किताब से करेंगे ना, आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, बट वीडियो में क्या 10 से 15 मिनट के अंदर आपको ये पूरा 1 घंटे का 2 घंटे का चैप्टर क्लियर मिलेगा, बिल्कुल एकदम। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक और लेसन में फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। और अब यार मामला थोड़ा सीरियस हो गया है, तो अब ना चीज़ों को लेंगे थोड़ा स्लो और धीरे धीरे करके एक एक टेक्निकल टर्म को एकदम डीप में समझेंगे, ठीक है। मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा और ऑल गुड टू गो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेसेस। प्रोसेस का मतलब होता है प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन। तो कोई भी, लिटरली कोई भी प्रोग्राम, जावा का, सी का, that is either compiled or interpreted and it is in a form that CPU understands in mainstream assembly or whatever kind of assembly CPU understands. That hex code, however it looks, A, B, 1C, 8F, 2D, like this. If it is inside your main memory and it is being slowly read by your processor and operations are happening according to these commands, then it is a process. तो आपको प्रोग्राम चलाने की प्रक्रिया तो पता ही होगी, तो एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। ये आपने प्रोग्राम लिखा अपना हैश इंक्लूड या फिर इम्पोर्ट जावा, जो भी है, वट एवर इट इज। उसके बाद ये कंपाइल, लिंक वगैरह सब कुछ होता है, बीच में कंपाइलर होगा, इंटरप्रेटर होगा, लिंक होगा। फाइनली एक एग्जीक्यूटेबल हेक्स कोड जनरेट होगा, कुछ जो कि कुछ इस तरीके से दिखेगा। व्हाट प्रोसेसर अंडरस्टैंड्स इज दीज कमांड्स। उसके लिए ए बी का मतलब कुछ हो सकता है कि यार ये 1C वाले रजिस्टर में 8F स्टोर कर दो, कुछ ऐसा हो सकता। तो ये आपका प्रोग्राम इस फॉर्म में ये होगा कहीं ना कहीं रैम के अंदर, और रैम से ये फीड हो रहा होगा आपके सीपीयू में। अगर प्रोग्राम रैम में है और सीपीयू में धीरे धीरे फीड हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, इस कंडीशन में है, तो उसको प्रोसेस बोलेंगे। तो अब से प्रोसेस की वो डेफिनेशन इंटरनेट पे है जो कि कभी फेल नहीं हो सकती। किताब में तो थी, पर अब यूट्यूब पर भी है। अब देखते हैं कि प्रोसेस जब मेमोरी में होता है, जी हाँ रैम में होता है, तो कैसा दिखता है। मतलब दिखता तो इसी तरीके से है, बट अब थोड़ा सा ऊपर उठ के देखेंगे कैसा दिखता है। समझ लीजिए ये हमारी बहुत बड़ी सी रैम, 64 GB की रैम है। उसमें कहीं पे ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होगा एक हिस्से में, ठीक है। अब यूजर ने कोई प्रोग्राम लोड किया, और तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम उसे एक डेफिनेट चंक ऑफ मेमोरी देगा, लेट्स से 0xAF समथिंग समथिंग 1010 समथिंग, और यहाँ पे आके ये हो गया 19। इतना कुछ चंक ऑफ मेमोरी उसको मिल गया उस प्रोग्राम को जो कि यूजर ने लोड किया। अब ये प्रोसेस बच चुका है। अभी क्या करेंगे कि ये जो हमारा सिलेक्शन है ना, इसको लेंगे, लेने के बाद इसको करेंगे रोटेट, ठीक है। तो अब समझ गए कि क्या है ये। और रोटेट करने के बाद इसको करेंगे जूम इन। ये हो गया अपना 10, ये हो गया अपना 19, जो भी है, जितना भी एड्रेस है, डजेंट मैटर। अब इसमें क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहला सेक्शन आता है इसमें टेक्स्ट का सेक्शन। टेक्स्ट के सेक्शन में क्या होता है, कुछ नहीं, बस जो एग्जीक्यूटेबल कोड होता है वो होता है, वही अपना पुराना AF, DF, 1C, 8C, जो भी एग्जीक्यूटेबल कोड होगा जो प्रोसेसर को समझ आता है। उसके ऊपर एक सेक्शन आता है डेटा सेक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें जो भी प्रोग्राम के ग्लोबल वेरिएबल्स होंगे, जैसे आपने इंट A बनाया, इंट B बनाया, ग्लोबल वेरिएबल्स होंगे जितने भी प्रोग्राम के, वो यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे। इसके ऊपर आता है एक छोटा सा सेक्शन हीप का। अच्छा, हीप और स्टैक मेमोरी मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप लोग को पता होगी, इसलिए बता नहीं रहा हूँ क्या होता है। इसके बारे में थोड़ा और डीप में जानना है तो कभी किसी और समय में बात करेंगे। बट हीप और स्टैक मेमोरी के दो हिस्से होते हैं प्रोसेस के। हीप ग्रो करता है ऊपर की तरफ, स्टैक ग्रो करता है नीचे की तरफ। कुछ कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स में या फिर कुछ कुछ कंपाइलर्स में, लैंग्वेजेस में उल्टा होता है, स्टैक नीचे से ऊपर ग्रो करता है, हीप ऊपर से नीचे ग्रो करता है। तो इंटरचेंजेबली कभी कभी यूज होते हैं, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर ऐसा रहता है। तो जो हमारा प्रोसेस है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। मेमोरी में अगर प्रोसेस लोड हुआ है तो वो इस तरीके से दिखेगा। अब क्या होता है कि प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट करता है, तो ये सब चीजें थोड़ा मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको पता होंगी, पुरानी चीजें नहीं पता है तो कभी और बात कर लेंगे, बट अभी थोड़ा अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको पता होंगी कि जैसे फंक्शंस कॉल होते हैं तो एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनता है, एक्टिवेशन रिकॉर्ड जाकर स्टैक में स्टोर हो जाता है, रिटर्न वैल्यू कहाँ रिटर्न करनी है, कहाँ से कहाँ तक रीड करना है, तो ये सारी चीजें मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपको पता होंगी। तो अभी क्या हुआ है कि हमारा प्रोग्राम
जब मेमोरी में लोड हुआ वो प्रोसेस बन गया, अब उसके साथ क्या होने वाला है? तो अब क्या होता है कि वो उसकी कुछ कुछ स्टेट्स बन जाती हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने स्टेट्स डिफाइन कर रखी हैं, एक बार इधर कोने में लिख लेते हैं क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहली स्टेट होती है न्यू स्टेट, फिर आती है रेडी स्टेट, रेडी के बाद रनिंग, रनिंग के बाद वेटिंग, और वेटिंग के बाद टर्मिनेटेड। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं कि ये सब होती क्या है। तो जब हमारा प्रोग्राम लोड होता है मेमोरी में और वो प्रोसेस बन जाता है तो वो न्यू प्रोसेस कहलाता है। इट्स ए न्यू स्टेट। तो सबसे पहली होती है न्यू स्टेट। न्यू स्टेट का मतलब सिर्फ इतना कि प्रोसेस आ गया है मेमोरी में एग्जीक्यूट होने के लिए। ठीक है, न्यू के बाद आती है रेडी स्टेट। तो ये रेडी स्टेट क्या होती है? रेडी स्टेट का मतलब ये होता है कि अब प्रोसेस आ चुका है मेमोरी में, अब ये रेडी है एग्जीक्यूट होने के लिए। नाउ इट इज वेटिंग फॉर अ प्रोसेसर टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, अब रेडी से ये जाता है रनिंग में। जब इसको सीपीयू का एक्सेस मिल जाता है, ओएस जब इसे सीपीयू का एक्सेस देता है तो ये जाता है रनिंग स्टेट में। रनिंग स्टेट का मतलब सिर्फ इतना हुआ जो कि इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन होती है यहाँ के देख लेते हैं। ये जो टीएक्सटी अपना, ये जो भी इंस्ट्रक्शन है इसमें AF, DF, 1C, 1B, 8C, वो एग्जीक्यूट हो रही हैं। प्रोसेसर उसको समझ के एग्जीक्यूट कर रहा है और आउटपुट दे रहा है। ठीक है, सम टाइम व्हाट हैपेंस कि या तो प्रोसेस को कुछ इनपुट आउटपुट यूजर से चाहिए होता है तो वो उसे वेट करना पड़ता है, या फिर क्या होता है कि कोई बहुत लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन है और बहुत सारी और प्रोसेसेस वेट कर रही होती हैं सीपीयू का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इस प्रोसेस को बीच में वेटिंग स्टेट में भेज देता है कि लेट अदर प्रोसेसेस कंप्लीट, इनपुट आउटपुट करना हो इसे या फिर कुछ करना हो या तो सिंपली वेट कराना हो बाकी प्रोसेसेस के लिए। तो ओएस सेंड्स इट टू वेटिंग स्टेट वेयर इसका स्टेट सेव्ड है और वो डायरेक्टली वहीं से ही पिकअप होगा। ठीक है, अब क्या होगा कि वेटिंग के बाद जब हो सकता है कि इनपुट आउटपुट कंप्लीट हो गया या फिर उसका वेट टाइम खत्म हो गया कि अब मुझे एग्जीक्यूट करना है, तो वो वापस जाएगा रेडी स्टेट में। रेडी स्टेट में जाने के बाद वो वेट करेगा कि अब उसे नेक्स्ट सीपीयू साइकिल कब मिलेगा। तो ये साइकिल जो है चलता रहता है, रेडी रनिंग वेट, रेडी रनिंग वेट, ये चलता रहता है। तो ये तीनों कंजंक्शन में चलते हैं। अब जैसे ही फिनिश होता है प्रोसेस, जब सारा काम कंप्लीट होकर आउटपुट दिया जा चुका होता है तो वो जाता है टर्मिनेटेड स्टेट में। टर्मिनेटेड स्टेट के बाद ओएस अपना क्लीन अप वगैरह करता है, इसको यहाँ से हटाना हुआ तो हटाया, रखना हुआ तो रखा, एंड वी आर डन। तो ये होता है प्रोसेस का रनिंग साइकिल। और ये सारे स्टेट्स होते हैं, all of these are states in which a process can be. Now the thing is कि अज्यूम करते हैं कि रनिंग से हमारे पास प्रोसेस वेटिंग स्टेट में आ गया। अब हमें कैसे याद रहेगा या पता रहेगा कि किस पॉइंट पे हमने रोका था, किस कोड लाइन पे क्या चल रहा था, ताकि एग्जैक्टली उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर सीपीयू दोबारा से उसे पिकअप कर ले। उसके लिए ओएस क्या करता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है। स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं PCB, यानी कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ठीक है, तो ओएस एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बनाता है। व्हाट दिस डज इज, ये छोटा सा, बहुत ही कुछ बाइट्स का या कुछ केबी का भी हो सकता है ये, और ये भी रैम में ही कहीं ना कहीं स्टोर होता है, ओएस अपने साथ रखता है। तो अगर ओएस इतने हिस्से में चल रहा होगा तो कहीं यहाँ पे छोटा सा पीसीबी वो रख लेगा अपने पास। अब इस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के क्या क्या हिस्से होते हैं वो देख लेते हैं। वैसे ही आप अज्यूम कर लिए कि मेमोरी एलोकेटेड थी, उसे पलट के हमने जूम इन कर लिया है। तो सबसे पहले तो इसमें आता है प्रोसेस स्टेट। तो ये जो प्रोसेस स्टेट है ये कुछ नहीं है, ये वही स्टेट्स हैं जो हमने पहले देखी थी, अपना न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग, टर्मिनेटेड। तो इसमें से कौन सी स्टेट है प्रोसेस की, बस वो यहाँ पे लिख दिया। अगली चीज होती है प्रोसेस नंबर। तो प्रोसेस नंबर कुछ नहीं होता, बस ये एक आइडेंटिफायर होता है कि प्रोसेस की आईडी क्या है। जैसे आपने लिनक्स में प्रोसेस आईडी देखी होगी, लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, उबुंटू वगैरह में। एक बार विंडोज में भी देख लेते, मैं खोलता हूँ टास्क मैनेजर। तो टास्क मैनेजर में मैं जाता हूँ अपने प्रोसेसेस पे और यहाँ पे आपको पीआईडी दिख रहा होगा। तो ये जो पीआईडी है दैट इज प्रोसेस आईडी, उसी को यहाँ पे प्रोसेस नंबर बोल देते हैं, प्रोसेस आईडी बोल लीजिए, जैसे 7188। ठीक है, तो ये उस प्रोसेस का प्रोसेस आईडी है, आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये कौन सी प्रोसेस है। अगला आता है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर इंडिकेट्स the address of the next instruction to be executed for this process। कहने का मतलब सिर्फ इतना कि अगर एक कंपाइल होने के बाद हमारा कोड बहुत बड़ा ऐसा कुछ लिखा हुआ है, AB AC 1D 1F DF CF DF
89, 49, 39। सो प्रोसेस काउंटर, और ये भी कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर्ड होगा, तो उस मेमोरी का एड्रेस यानी कि OXAF समथिंग लाइक दिस, तो यहाँ पे OXAF स्टोर्ड होगा, दैट इज द प्रोसेस काउंटर, विच मीन्स कि अगला जो इंस्ट्रक्शन मुझे पिकअप करना है वो इस लाइन नंबर से करना है। दिस माइट बी 89, 89। ठीक है, तो ये होता है प्रोसेस काउंटर। नेक्स्ट स्टेप एक रजिस्टर्स का ब्लॉक होता है। नाउ दिस इज डिफरेंट फॉर एवरी OS एंड दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन योर CPU की CPU में कितने रजिस्टर्स हैं, कैसे ऑर्गेनाइज्ड हैं, क्या है। तो यहाँ पे रजिस्टर का ब्लॉक होता है। इस ब्लॉक में CPU के जितने भी रजिस्टर्स हैं सारे के सारे उनकी वैल्यूज होती हैं कि A रजिस्टर में क्या वैल्यू थी, B रजिस्टर में या फिर B1 रजिस्टर में क्या वैल्यू थी, B2 रजिस्टर में क्या वैल्यू थी, सारी वैल्यू एग्जैक्टली कॉपी करके इसमें रखते हैं। क्योंकि कोई दूसरा प्रोसेस आएगा प्रोसेसर के पास, तो मे भी हो सकता है वो उसका जो A रजिस्टर है वो यूज करेगा, A रजिस्टर की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। तो जब ये प्रोसेस दोबारा से रनिंग स्टेट में आएगा तब उसे कैसे पता कि ए रजिस्टर की उस समय क्या वैल्यू थी जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो रही थी। तो इसके लिए CPU के जितने भी रजिस्टर्स होते हैं उनको एज इट इज कॉपी करके रख लिया जाता है रैम में। नेक्स्ट ब्लॉक में आता है मेमोरी लिमिट्स। सिंपली जो हमने इसके पहले बात की थी, यहाँ से OXAF 10 से लेके 19 तक ये लिमिट्स मेमोरी की रखी जाती हैं। एंड वन मोर थिंग इज देयर, दैट इज लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, कि कौन कौन सी फाइल्स ये प्रोसेस यूज कर रहा है। ठीक है, और इसके साथ बहुत सारा मेटा डेटा होता है। तो मेटा डेटा कुछ भी हो सकता है, लाइक शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन, मेमोरी मैनेजमेंट, या फिर अकाउंट इन्फॉर्मेशन, इनपुट आउटपुट, बहुत सारा मेटा डेटा हो सकता है। वो सारा इस ब्लॉक के एंड में स्टोर होता है। अच्छा, इतनी प्रोसेस की हम लोग बात कर चुके हैं। मुझे थ्रेड की भी बात करनी थी, बट अभी क्या है कि समय थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो थ्रेड की बात कभी और करेंगे। थ्रेड की बात हम बहुत विस्तार से थ्रेड्स के चैप्टर में करेंगे। अभी के लिए यहाँ तक ही रखते हैं और वापस आ जाते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लेसन। अब हम लोग बहुत डीप में जा रहे हैं, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के एक एक कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे करके बिल्कुल डीप में एक्सप्लोर कर रहे हैं। यही काम आप किताब से करेंगे ना, आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, बट वीडियो में क्या 10 से 15 मिनट के अंदर आपको ये पूरा 1 घंटे का 2 घंटे का चैप्टर क्लियर मिलेगा, बिल्कुल एकदम प्रिस्टीन, प्रिसाइज एंड क्रिस्टल क्लियर इन योर मेमोरी। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, और तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। चलिए, बाय बाय।